नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे यहाँ यूजीसी नेट पेपर 1 पेपर 2 की साइकोलॉजी की प्रिपरेशन कराई जा रही है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों को साथ में लेकर हम चल रहे हैं। जो रिसर्च का टॉपिक है और दोनों में इसके रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों, हम देख रहे थे कि स्टेप्स ऑफ रिसर्च में हम सैम्पलिंग के बारे में देख रहे थे। तो सैम्पलिंग के जो टाइप्स हैं उनके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। टॉपिक पर जाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करते रहिए और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, चलते हैं टॉपिक की ओर। सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं कि जो टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग यानी कि सैम्पलिंग के जितने टाइप्स है उनके दो टाइप्स है। एक है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और दूसरा है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होता है कि यहाँ पर रैंडमली सिस्टम का यूज़ किया जाता है, यानी कि रैंडमली विधियों का यूज़ किया जाता है। जहाँ पर हम लोगों को चुनते हैं तो वहाँ पर लोगों की चुने जाने की संभावना कैसी होती है, बराबर बराबर की होती है। और जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है उसमें क्या होता है कि जो रिसर्चर होता है वो अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार अपनी पसंदगी से लोगों को चुनता है। बस यही डिफरेंस दोनों के बीच में रहता है। ओके, तो हमने देखी दोस्तों प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के 4 टाइप्स थे, वो 4 टाइप्स हमने देख लिए हैं। आज से हम देखने वाले हैं नॉन प्रोबेबिलिटी के सैम्पलिंग के बारे में। चलिए दोस्तों, चलते हैं टॉपिक की ओर। अब देखिए दोस्तों, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के जो नाम है वो आपको याद रखने हैं, क्योंकि वही नाम आपको एग्ज़ाम में पेपर 1 में पूछे जाते हैं। आपको नाम दिए जाते हैं और आपको बताया जाता है निम्न में से कौन से प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के टाइप्स है या तो प्रकार है, या तो फिर निम्न में से कौन से निदर्शन प्रतिदर्शन है जो नॉन प्रोबेबिलिटी है। इस तरीके से आपको कुछ भी क्वेश्चन यहाँ से ही निकलते हैं। तो यहाँ पर आपको प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अगर नाम याद है तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के नाम याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपने वो नाम याद नहीं किए तो आपको ये नाम भी याद रखने होंगे। तो देखते हैं, चलिए नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में कौन कौन से। तो कोटा सैम्पलिंग है, एक्सीडेंटल सैम्पलिंग है, पर्पसिव है, स्नोबॉल सैम्पलिंग, जजमेंटल सैम्पलिंग, कन्विंस सैम्पलिंग, डेंस सैम्पलिंग और सैचुरेशन सैम्पलिंग। ओके, तो आज हम देखने वाले हैं कोटा सैम्पलिंग के बारे में। कोटा सैम्पलिंग को यथांश दर्शन प्रतिदर्शन भी कहा जाता है। तो आप यथांश पर जो हिंदी वाले लोग हैं तो वो हिंदी मीडियम वाले इसे यथांश प्रतिदर्शन के नाम से याद रख सकते, लेकिन मैं यहाँ पर आपको कहना चाहूँगी कि आप अंग्रेजी वर्ड ही यहाँ पर याद रखिएगा, क्योंकि रिसर्च में आप जितना भी अंग्रेजी वर्ड याद रखेंगे उतना ही आपके जो क्वेश्चन गलत होते हैं वो गलत होने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। तो यहाँ पर आप इंग्लिश नाम ही याद रखिएगा जिसे हम यथांश प्रतिदर्शन को बोलते हैं, कोटा सैम्पलिंग। ओके, चले देखते हैं कोटा सैम्पलिंग में आखिर है क्या। तो इस प्रतिदर्शन में गुण विशेषता के आधार पर प्रतिदर्श का चयन किया जाता है। देखिए, आपने प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में देखा था, मैंने आपको बताया था क्लस्टर सैम्पलिंग के बारे में। तो जब क्लस्टर सैम्पलिंग के बारे में मैंने आपको बताया था तो मैंने वहाँ पर आपको क्या बताया था, सॉरी क्लस्टर नहीं लेकिन स्तरीकृत। ओके, क्लस्टर में नहीं, स्तरीकृत में मैंने आपको बताया था। स्तरीकृत में मैंने आपको क्या बताया था, तो स्तरीकृत में आपको मैंने बताया था कि जो रिसर्चर होता है वो क्या करता है। यहाँ पर ये मान लीजिए विस्तार है, मान लीजिए मैं गुजरात के क्षेत्र का रिसर्च कर रही हूँ। जो गुजरात में जितने भी प्राइमरी टीचर हैं उन पर मैं अगर रिसर्च कर रही हूँ तो ये मेरा क्षेत्र है और उनमें गुजरात में जितने भी प्राइमरी टीचर्स हैं वो क्या हो गए, मेरे पॉपुलेशन हो गई। पॉपुलेशन को हम क्या कहेंगे, पूरी जनसंख्या होती है उसे पॉपुलेशन कहते हैं। ओके, तो उन पूरी पॉपुलेशन में से मैं यहाँ पर क्या करूँगी, तो टीचर्स को अगर मैं ले लेती हूँ तो टीचर्स को मान लीजिए मैंने प्राइमरी टीचर्स को लिया तो उनको भी मैं स्तरीकृत करूँगी, यानी कि वर्गीकृत करूँगी। मान लीजिए किस तरीके से कर सकती हूँ, तो 5 इयर्स के जो एक्सपीरियंस वाले टीचर्स, और दूसरा मैं ले देती हूँ 5 से ज़्यादा ईयर्स वाले एक्सपीरियंस वाले जो
टीचर्स होते हैं उनके। तो यहाँ पर 5 इयर्स वाले एक्सपीरियंस वाले 5 इयर्स एक्सपीरियंस वाले टीचर, और यहाँ पर मैं 5 से ज़्यादा इयर्स वाले एक्सपीरियंस वाले जो टीचर्स हैं उनको ले लेती हूँ। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, उनको स्तरीकृत कर दिया। या तो फिर मैं इस तरीके से प्राइमरी में लेती हूँ, तो यहाँ पर स्त्री प्राइमरी टीचर्स लेती हूँ, और यहाँ पर फीमेल प्राइमरी टीचर, और यहाँ पर मैं ले लेती हूँ मेल प्राइमरी टीचर। तो मैंने यहाँ पर स्त्री और पुरुष को क्या किया, वर्गीकृत कर दिया। तो बस यही सिस्टम यहाँ पर, अब जब मैं स्त्री पुरुष में वर्गीकृत करती तो यहाँ से मैं पूरी पॉपुलेशन में से जो भी मान लीजिए 2 लाख टीचर है, तो 2 लाख में से मैं मान लीजिए मैं 2000 लोग लेती हूँ। तो इनमें से 2000 लोगों को मैं किस तरीके से चुनूँगी, तो रैंडमली विधियों का यूज़ करके मैं यहाँ पर 2000 लोगों को चुन लूँगी। तो यहाँ पर ये जो रैंडमली विधियों के द्वारा मैं यहाँ पर स्तरीकृत करती हूँ, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम स्तरीकृत सैम्पलिंग कहते हैं, ओके, प्रतिदर्शन कहते हैं। तो स्तरीकृत प्रतिदर्शन में इसी तरीके का था कि हम क्या करते हैं, उसमें हम करते जो भी उसमें हम रैंडमली विधियों का यूज़ करके क्या करते हैं, तो प्रतिदर्श का चयन करते हैं, जिसे हम स्तरीकृत को हम बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, ओके। तो अब यहाँ पर बात आती है कोटा की, बात करते हैं। तो कोटा में क्या होगा, तो कोटा में बस सेम यही सिचुएशन बनने वाली है। मैं यहाँ से पूरी पॉपुलेशन में से मैं लोगों को तो लूँगी, पॉपुलेशन में से मैं सैंपल तो लूँगी, ये मेरा सैंपल होगा, है ना। तो ये मेरा 2000 जो है वो मेरा सैंपल है, और ये 2 लाख है वो मेरा पॉपुलेशन, पूरी पॉपुलेशन, ओके। तो यहाँ पर मैंने 2000 लोगों को तो लिया, लेकिन स्तरीकृत में स्ट्रेटिफाइड में मैं क्या करती थी, वहाँ पर मैं रैंडमली विधि का यूज़ करती थी। यहाँ पर मैं रैंडमली विधियों का यूज़ नहीं करूँगी, यानी कि मैं यहाँ पर क्या करूँगी, यहाँ पर कुछ लोगों को लूँगी, लेकिन मैं अपनी मान लीजिए मुझे किसी कॉलेज के बच्चों पर रिसर्च करना है, तो मैं क्या करूँगी, मेरे आसपास में जितने भी कॉलेज के बच्चे रहते होंगे उन लोगों को मैं अपनी अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार, अपनी आवश्यकता अनुसार उन लोगों को मैं ले लूँगी। तो ये क्या हुआ, मेरी मन मर्जी से मैं इनको चुनती हूँ। तो बस यही यहाँ पर कंडीशन बनती है। यहाँ पर गुण और विशेषता के आधार पर प्रतिदर्शन का चयन किया जाता है। मैंने आपको बताया था कि सम संख्या और विषम संख्या, है ना। तो पिछली बार जब हमने स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग के बारे में देखा, तब मैंने कहा था कि जनसंख्या होती है, उसमें परिमित और अपरिमित होती है ना। तो परिमित में क्या होता है और अपरिमित में क्या होता है। परिमित में क्या होता है, तो परिमित में जिनको हम गिन सकते हैं, जिनको हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, उसको हम परिमित कहते हैं। अपरिमित को क्या कहेंगे, जिनको हम गिन नहीं सकते, ओके। जिनको हम गिन नहीं सकते उसे हम कहते हैं अपरिमित, ओके। अब देखिए, जिनको हम गिन सकते हैं, मैं यहाँ से हटा लेती हूँ उसे और यहाँ पर दूसरे पेज पर लिखती हूँ, ओके। तो यहाँ पर ये जो जनसंख्या है, हमारी जनसंख्या को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक हमारी परिमित है, यहाँ से भी दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है, तो यहाँ पर भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा कि परिमित और अपरिमित संख्या क्या है। परिमित में क्या होता है, जिसको हम गिन सकते हैं, जिसको हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, ओके। और यहाँ पर जो अपरिमित होता है उसको क्या करते हैं हम, जिसको हम गिन नहीं सकते, जिसको हम गिन नहीं सकते, ओके। तो बस यही डिफरेंट दोनों में है, जिसको हम गिन सकते हैं और जिसको हम गिन नहीं सकते। तो देखिए, जिसको हम गिन सकते हैं उसे परिमित कहेंगे, जिसको हम गिन नहीं सकते उसे अपरिमित कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए क्लास के बच्चे की अगर संख्या, आपको एक स्कूल है, स्कूल में 500 बच्चे हैं, तो 500 बच्चे को आप गिन सकेंगे। लेकिन एक नदी है, नदी में जो मछलियाँ है, क्या मछलियों को आप गिन पाओगे, बिल्कुल भी नहीं गिन पाओगे ना। तो ये हमारी क्या हो गई, अपरिमित हो गई। अब देखिए, परिमित में भी 2 प्रकार होते हैं जनसंख्या के, सम जनसंख्या और विषम जनसंख्या। तो सम जनसंख्या क्या होती है कि जिसको हम भागों में बांट नहीं सकते, उसे हम कहेंगे सम जनसंख्या। विषम जनसंख्या क्या होगा, जिनको हम अलग अलग स्तरों में बांट सकते हैं, उसे हम कहेंगे विषम जनसंख्या। जिस तरह के हम ले लेते हैं कि यौन,
तो यौन जिसे हम सेक्स कहते हैं, तो सेक्स में स्त्रीलिंग पुल्लिंग है ना, तो पुरुष लिंग स्त्रीलिंग दोनों को हम अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, ओके, यानी कि अलग अलग स्तरों में बांट सकते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, विषम जनसंख्या। बस यहाँ पर अब देखते हैं जो क्वोटा सैम्पलिंग है, क्वोटा बेस्ड सैम्पलिंग में यही होता है कि जहाँ पर गुणों और विशेषताओं के आधार पर जिनको अलग अलग भागों में बांटकर उनका प्रतिदर्शन किया जाता है, प्रतिदर्श को चयन किया जाता है, यानी कि प्रतिदर्श का मतलब क्या होता है, सैंपल। तो सैंपल जब हम लेते हैं तो उनको गुण और विशेषताओं के आधार पर हम लोगों का चुनाव करते हैं, ओके। यह स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिदर्श के समान है। मैंने आपको स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग के बारे में बता दिया, ओके। तो बस यही जो सिचुएशन वहाँ पर होती है, यही कंडीशन यहाँ पर होती है, लेकिन दोनों में डिफरेंट क्या होता है कि जो स्ट्रेटेजी रैंडम सैम्पलिंग है उसमें क्या होता है कि रैंडमली विधियों का यूज़ होता है। यहाँ पर क्वोटा में रैंडमली विधियों का यूज़ नहीं होता है। रिसर्चर अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा अनुसार, अपनी आवश्यकता अनुसार किसी भी लोग को अपने रिसर्च के लिए चुन सकता है, ओके। शोधकर्ता अपनी मर्जी से प्रतिदर्श का चयन करता है। यहाँ पर रैंडम विधियों का उपयोग नहीं किया जाता है। यहाँ विषम जनसंख्या का प्रयोग किया जाता है। मैंने बताया ना, विषम जनसंख्या जो होती है विशेष गुणों के आधार पर, जो गुण होते हैं, विशेषता होती है, उनके आधार पर जनसंख्या के दो प्रकार पड़ते हैं, सम संख्या, विषम संख्या। तो सम संख्या में हम उसे डिवाइड नहीं करते, लेकिन विषम संख्या होते हैं उसे अलग अलग स्तरों में हम बांट लेते हैं, ओके। तो यहाँ पर भी विषम जनसंख्या का प्रयोग होता है। अब देखिए यहाँ पर कंडीशन क्या बनेगी, क्वोटा सैम्पलिंग के आपको कुछ लक्षण दिए होंगे, तो फिर आपको स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग के लक्षण दिए होंगे। अब इन दोनों में से आपको ये पता लगाना होगा कि इन दोनों में से कौन सी सैम्पलिंग की विधि को यहाँ पर यूज़ किया गया है। तो आपको यहाँ पर सिर्फ यही याद रखना है, जहाँ पर यादृच्छिक शब्द मिल जाए ना, तो वहाँ पर आपको आँख बंद करके क्या करना है, स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिदर्श। अगर देखिए इन दोनों की बात कर रही हूँ, ओके, स्तरीकृत और क्वोटा दोनों में से एक को अलग करना है, तो आपको यहाँ पर स्तरीकृत में यादृच्छिक शब्द को याद ले लेना, यानी कि रैंडमली विधियों का जहाँ पर यूज़ होगा वो स्तरीकृत होगा, और जहाँ पर रैंडमली विधि का यूज़ नहीं होता उसे हम क्वोटा सैम्पलिंग कहते हैं, ओके। चलिए अब थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। तो इसके लाभ क्या है, तो क्वोटा सैम्पलिंग के लाभ हैं कि ये कम खर्चीला होता है, इसमें खर्च क्या होता है, कम होता है, क्योंकि हमारे आसपास ही ऐसे लोग मिल जाते हैं जिस पर हम रिसर्च कर लेते हैं, तो हमें दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अलग अजनबी लोगों से मिलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। तो यहाँ पर खर्च भी क्या होता है, कम होता है। इस प्रतिदर्शन को विशेषकर उस परिस्थिति में अधिक पसंद किया जाता है जहाँ शोधकर्ता को एक स्थूल एवं तीव्र परिणाम चाहिए। तो यहाँ पर जो रिसर्चर होता है उसे जो स्थूल एवं तीव्र परिणाम जहाँ पर चाहिए वहाँ पर वो उस परिस्थिति में उसे अधिक पसंद किया जाता है। बाह्य वैधता इसके परिणाम में देखने को मिलती है। फिर देखते हैं, तो यहाँ पर अगर इसके जितना लाभ है उसके नुकसान भी हैं। तो तैयार किया प्रतिदर्श जनसंख्या का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। मान लीजिए कि आप किसी मान लीजिए गुजरात की कॉलेज है, सारी कॉलेज के स्टूडेंट पर अगर आपको रिसर्च करना है, तो आप क्या करेंगे, आपके आसपास जितनी भी कॉलेज है उनके बच्चों को लेंगे और बाकी की कॉलेजों को आप छोड़ देंगे, क्योंकि आपके लिए वही सही होता है ना, क्योंकि जल्दी से वहाँ से डाटा कलेक्ट किया जाता है। अपने परिवारजनों के बच्चे जो होते हैं वो नज़दीकी कॉलेजों में जाते होते हैं, तो वहाँ से आपको डाटा इकट्ठा करने में आसानी बन जाती है। तो उन लोगों पर हम अच्छे या तो फिर हम अच्छे स्टूडेंट पर रिसर्च कर देंगे, तो कभी कभी बुरे स्टूडेंट भी बाकी रह जाते हैं ना। तो यहाँ पर क्या होता है, तो हमें जो निष्कर्ष मिलता है, यानी कि जो कंक्लूजन हम निकालते हैं, तो वहाँ पर सभी स्टूडेंट पर वो प्रतिनिधित्व नहीं करता है, ओके। वर्गीकरण त्रुटि की संभावना भी यहाँ पर क्या होती है, काफ़ी अधिक होती है। जहाँ पर उस स्तर में बांटा जाता है वहाँ पर भी त्रुटि होने की संभावना देखी जाती है। शोधकर्ता की अपनी मनमानी इच्छा की प्रधानता होती है। देखिए यहाँ पर बस यही डिफरेंट रहता है कि शोधकर्ता है वो अपनी मनमानी करता है, अपनी इच्छा
इच्छा के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार, ओके, अपनी सुविधा के अनुसार क्या करेगा, लोगों का चयन करेगा। ओके, तो बस यही कोटा सैम्पलिंग के बारे में था। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ पर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हो। ओके, चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अभी थोड़ा सा बच गया है, चलिए देख लेते हैं। इसका सबसे अधिक उपयोग देखिए कहाँ पर होता है, समाजशास्त्र, मानव शास्त्र और समाज मनोविज्ञान में इसका ये जो कोटा सैम्पलिंग है उसका ज़्यादा यूज़ होता है। कम समय में अध्ययन करके निष्कर्ष तुरंत ही या निष्कर्ष तक तुरंत ही हम पहुंच जाते हैं, यानी कि इसका कम ही समय में हम इसका रिसर्च कर देते हैं और इसके आधार पर रिसर्च करके निष्कर्ष तक पहुंच जाते हैं। ये उसकी एक उपयोगिता भी मान सकते हो। ओके, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।